हेलो फ्रेंड्स। आज मैं राजस्थान वन अधिनियम के तहत किसी वन अपराध में जब्त संपत्ति का अधिहरण कैसे किया जाता है और उसके बाद में उसको राजसात यानी कि राज्य सरकार में निहित कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करूंगा। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी के लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है और खास तौर से सहायक वन संरक्षक और उसके ऊपर के अधिकारियों को, और जो अधिकारी वन अपराध में वन उपज और वन अपराध में प्रयुक्त संपत्ति को जब्त करते हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण विषय पे आपको जानकारी देने आया हूं। राजस्थान वन अधिनियम 1953 में वर्ष 2012 में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। उसमें से धारा 52 में जो संशोधन हुए हैं वे राजस्थान की फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। ये नियम पहले भारतीय वन अधिनियम में थे जो मध्य प्रदेश में लागू थे, और मध्य प्रदेश के उन नियमों के आधार पर ही राजस्थान में भी इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन नियम को राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2012 कहा गया है, जो दिनांक 10/4/2013 से प्रभावी हुए हैं। धारा 52 में हुए संशोधन के अनुसार धारा 52(1) में अभिग्रहित संपत्ति पर धारा 52(2) के अनुसार सीजर मार्क अंकित करने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी या तो उस अभिग्रहित संपत्ति को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत सहायक वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी के समक्ष, जिसे प्राधिकारी अधिकारी कहा गया है, को पेश करेगा। यानी कि सहायक वन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक से ऊपर के अधिकारी, जिसको राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारी घोषित करती है, वो उस प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष वह अभिग्रहित संपत्ति को पेश करेंगे। ये मैंने मेरे पूर्व वीडियो में भी इनको अच्छी तरह से आपको बता दिया है। या जहां संपत्ति की मात्रा या परिणाम या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उस प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करना व्यवहारिक न हो। यदि जब संपत्ति की मात्रा या परिमाण या कोई व्यवहारिक कठिनाई हो कि भी ये प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष जब संपत्ति पेश नहीं की जा सकती है, तो उस अभिगत संपत्ति की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्राधिकृत अधिकारी किसे माना है और प्राधिकृत अधिकारी कौन है। तो राजस्थान राजपत्र में एक अधिसूचना जारी हुई थी 2013 को ही, जिसके अनुसार प्राधिकृत अधिकारी फील्ड में तैनात सभी सहायक वन संरक्षक को घोषित किया गया है। यानी कि सहायक वन संरक्षक जो जिनकी पोस्टिंग फील्ड में एज एसडीएफओ, जिसको एसडीएफओ कह सकते हैं, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वो उनको प्राधिकृत अधिकारी माना गया है। इसका जो नोटिफिकेशन की कॉपी है वो मैं आपके अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं।
वन अपराध के मामले में जब्त की गई संपत्ति को जब्ती करता वन अधिकारी जब उसको प्राधिकृत अधिकारी के सामने पेश करेगा तो प्राधिकृत अधिकारी यानी सहायक वन संरक्षक उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से समझाता हूं, जिनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो प्राधिकृत अधिकारी के सामने जब संपत्ति या जब संपत्ति के संबंध में अभिग्रहण रिपोर्ट पेश की जाती है तो प्राधिकृत अधिकारी को उस रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन करना चाहिए और इसके बाद में उस रिपोर्ट पे संज्ञान लेते हुए अब अपने कार्यालय की प्रकरण पंजिका में उसका इंदराज करना चाहिए, जिससे कि वह प्रकरण सहायक वन संरक्षक के कार्यालय में दर्ज हो जाए और प्रकरण दर्ज होने के बाद में उस प्रकरण की एक पत्रावली खोल लेनी चाहिए। उस पत्रावली में सबसे ऊपर एक ऑर्डर शीट के कुछ खाली पेज नथी करने होते हैं। ऑर्डर शीट क्या होती है कि जो भी सहायक वन संरक्षक प्रकरण के मामले में प्रोसीडिंग करेंगे या आदेश जारी करेंगे, वो आदेशों की टिप्पणी डे टू डे वाइज उसके अंदर है इंदराज होता है। तो एक ऑर्डर शीट के पेजेस लगाने होंगे और ऑर्डर शीट के बाद जो उसे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जब्ती अधिकारी द्वारा जो उसे निवेदन किया गया है, वो उस निवेदन पत्र को उस पत्रावली में शामिल करना चाहिए और उस निवेदन पत्र के ऊपर प्रकरण के जो संख्या है और जो वर्ष है वो अंकित कर देना चाहिए। जो सहायक वन संरक्षक कार्यालय में प्रकरण पंजिका में जिस सीरियल नंबर पर वो प्रकरण दर्ज हुआ है वो सीरियल नंबर और जिस वर्ष में दर्ज हुआ है वो वर्ष, ये उस प्रकरण की पत्रावली के ऊपर भी लिख लेना चाहिए और जो जब्ती अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया है उस निवेदन के ऊपर भी अंकित कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद में जो जब्त संपत्ति सहायक वन संरक्षक के समक्ष पेश की गई है, उस जब्त संपत्ति को अच्छी तरह से चेक करके कि भाई सबके ऊपर सीजर मार्का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो उसको चेक करके और फर्द अभिग्रहण के अनुसार उसकी मात्रा और उसकी विशेषता आदि को देखते हुए उस संपत्ति को अपने कार्यालय में जमा कर लेना चाहिए और सहायक वन संरक्षक के कार्यालय के माल खाने में उसका इंदराज करके और माल खाने के इंचार्ज को सुपुर्द दे देना चाहिए। लेकिन यदि सहायक वन संरक्षक के पास में अलग से कार्यालय नहीं है, अलग से माल खाना नहीं है, तो ऐसे मामले में वह जब संपत्ति का अवलोकन करके उस जब संपत्ति के बारे में एक अपनी फर्द बना ले, जिसको फाइल के अंदर नथी कर दे और उस जब संपत्ति को सुपुर्दनामे पे वापस उस जब्ती अधिकारी को ही सौंप दे कि भी जब भी इस कार्यालय को आवश्यकता होगी आप ला करके पेश करेंगे और वो जब्ती करता उस जब संपत्ति को ले जाकर के रेंज कार्यालय के माल खाने में जमा करा दे। इसके बाद सहायक वन संरक्षक वो अपने प्रकरण के संबंध में कार्रवाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो धारा 52(4) के तहत एक निहित प्रारूप में इस बाबत कार्रवाई शुरू करने की सूचना संबंधित क्षेत्राधिकारी के मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यह बहुत जरूरी है
क्योंकि यह सूचना मजिस्ट्रेट को मिलने पर मजिस्ट्रेट उस प्रकरण में जब सामान की जमानत पर छोड़ने या कब्जे में देने बाबत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और इस प्रारूप में जो सूचना मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है उसकी एक प्रति अपने संबंधित प्रकरण की फाइल में शामिल कर लेंगे। यह प्रारूप राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और इसके प्रकाशन की कॉपी मैं आपको इस वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूं, उसका आप अवलोकन कर लें। इस सूचना को भेजने के बाद सहायक वन संरक्षक इस प्रकरण में जांच कार्रवाई शुरू करते हैं, क्योंकि धारा 52(3) के अनुसार जब प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वन अपराध हुआ है और जब संपत्ति वन अपराध करने में प्रयुक्त हुई है, तो वह अधिहरण का आदेश जारी कर सकता है। तो सहायक वन संरक्षक का इस प्रकार का समाधान जब होगा जब वो प्रकरण के फैक्ट्स का खुद जांच नहीं कर ले। उसके जांच करने पर ही उसका समाधान होगा कि यहाँ वन अपराध हुआ है और जब संपत्ति वन अपराध में प्रयुक्त हुई है, या वन अपराध नहीं हुआ है, या वन अपराध तो हुआ है लेकिन जब संपत्ति उसमें प्रयुक्त नहीं हुई है, या वन अपराध हुआ है जब संपत्ति उसमें प्रयुक्त हुई है लेकिन यह प्रयुक्त संपत्ति उसके मालिक की जानकारी में नहीं थी। संपत्ति के मालिक को यह जानकारी नहीं थी कि ये मेरी संपत्ति वन अपराध में प्रयुक्त की जा रही है या प्रयुक्त की गई है, या उस संपत्ति के मालिक की मौन सहमति भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो हाथ चुप हो गया और उसकी मौन सहमति थी। तो ये सारी चीजें सहायक वन संरक्षक को जांच करने के बाद ही पता पड़ सकता है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले वह जब्ती अधिकारी के बयान लेगा। जिस अधिकारी ने वन संपत्ति जब्त की है और सहायक वन संरक्षक को पेश की है, उस अधिकारी के सबसे पहले विस्तृत बयान लेगा और वह बयान पत्रावली में शामिल करेंगे। इस बयान के साथ ही जब्त अधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ वगैरह यदि कोई हो तो वो प्राप्त करेगा और एक सूची गवाहन प्राप्त करेगा कि भाई इस प्रकरण में कौन कौन से जो गवाह है, जो मौखिक साक्ष्य है, जिसके आधार पर ये जब संपत्ति अधिहरण की जाएगी, तो उन मौखिक साक्ष्यों की उन गवाहों की सूची भी वो लेगा। तो जब्त अधिकारी के बयान लेगा, उसके पास में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो तो वो लेगा, और जो मौखिक साक्ष्य है वो उन गवाहों की सूची लेकर के और प्रकरण की पत्रावली में शामिल करेगा। इस प्रकार जब्त अधिकारी के बयान हो जाने के बाद और उससे दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्यों की सूची प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी जिस व्यक्ति से संपत्ति जब्त की गई थी और उस संपत्ति से जिन जिन व्यक्तियों के हित जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों को धारा 52(4)
ख के तहत नोटिस भेजेगा, जिसके अनुसार वह लिखेगा कि फला वन अपराध में ये आपसे जब्त संपत्ति वन अपराध में उपयोग में ली गई है, इसके संबंध में आप कार्यालय में इस दिनांक को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। ये उसको नोटिस भेजेगा। नोटिस का प्रारूप मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। नोटिस तामील हो जाने के बाद निश्चित तारीख को सुनवाई कार्रवाई शुरू होती है, और उस सुनवाई कार्रवाई में जो सूची गवाहन पेश की जाती है, उन सूची गवाहनों को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सिविल कोड के अधिकारों का उपयोग लेते हुए उन गवाहों को सम्मन भेजा जाएगा, और सम्मन भेज करके उन गवाहों को बुलाया जाएगा, और गवाहों के आने पर उन गवाहों के बयान लिए जाकर जब गवाहों के बयान पूरे हो जाएंगे तो फिर प्राधिकृत अधिकारी जब्त अधिकारी द्वारा पेश निवेदन पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर वह निर्धारित करेगा कि क्या वन अपराध हुआ है, और जब संपत्ति वन अपराध में उपयोग में ली गई है और संपत्ति के मालिकों को इसकी जानकारी थी, यह निर्धारित करने के बाद वह संपत्ति के अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाता है कि ये क्यों नहीं इस संपत्ति को अधिहरित किया जाए। तो इस प्रस्ताव को बनाने के बाद वह व्यक्ति जिससे संपत्ति जब्त की गई है या वे व्यक्ति जिनके इस संपत्ति में हित जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों को अधिग्रहण प्रस्ताव पर अपना पक्ष, अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर देगा, और वो उस अवसर में वो व्यक्तियों को कहा जाएगा कि यह संपत्ति अधिग्रहण करने योग्य है, क्यों नहीं इनको अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया जाए। इस संबंध में यदि आप अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी उनके अभ्यावेदन का अवलोकन करेगा, और यदि वे कोई अपने पक्ष में कोई साक्ष्य पेश करना चाहते हैं तो उन साक्ष्यों को भी सुनेगा। जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं तो उन दस्तावेजों का भी अवलोकन करेगा। फिर दोनों पक्षों की बहस को सुनेगा, और बहस को सुनने के बाद वो अपना आदेश जारी करेगा, जिसके अंदर यदि संपत्ति अधिग्रहण करने योग्य है तो उस संपत्ति को अधिग्रहण करने योग्य का आदेश जारी करेगा, और अधिग्रहण करने योग्य नहीं है तो उसका अधिग्रहण करने योग्य नहीं होने का आदेश जारी करेगा। और वहां उपस्थित दोनों पक्षों के लोगों के हस्ताक्षर अपने आदेश पर जो ऑर्डर शीट है वो उस ऑर्डर शीट पे करवाएगा, और
इसके बाद वह आदेश जारी कर देगा और उस आदेश की एक प्रति अविलंब संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित कर देंगे। और इसके बाद यदि 30 दिन की अवधि में उसके आदेश के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक के पास कोई अपील पेश नहीं की जाती है, तो वह उस जब्त संपत्ति को यदि उसके पास में है, उसके मालखाने में है, तो वो जब्त अधिकारी को सौंप देगा राज्य सरकार में निहित करने के लिए। और यदि उसके पास नहीं है और वह सुपुर्दनामे पे दे रखी है, तो उस सुपुर्दनामे को वह निरस्त करते हुए वह संपत्ति स्थायी रूप से जब्त अधिकारी को सौंप देगा, जिसको जब्त अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगा। और यदि अधिहरण करने योग्य नहीं है, तो भी वह जब संपत्ति को जब्तकर्ता को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप देगा। इसके बाद यदि मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में अपील नहीं की गई है, तो वह मूल पत्रावली डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कार्यालय में भेज देगा कि भाई अभी ये इस संबंध में आरोपी को दंड दिलवाने के लिए न्यायालय में परिवाद पेश करवाने की कार्रवाई करावे, जिसके ऊपर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर न्यायालय में परिवाद पेश करने हेतु किसी अधिकारी को आदेशित करेंगे। और यदि प्राधिकृत अधिकारी के फैसले की अपील ली गई हो, तो मूल पत्रावली मुख्य वन संरक्षक की मांग करने पर वो उसको भेजी जाएगी और उसकी सर्टिफाइड कॉपी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को परिवाद पेश करने के लिए पेश कर दी जाएगी, जिसके ऊपर इस सर्टिफाइड पति के ऊपर न्यायालय में परिवाद पेश किया जाएगा और न्यायालय से यह निवेदन किया जाएगा कि मूल पत्रावली जब संपत्ति के अधिहरण कार्रवाई हेतु अंडर प्रोसेस है और ये कार्रवाई पूरी होने के बाद में मूल पत्रावली न्यायालय में पेश कर दी जाएगी। तो जिसके ऊपर न्यायालय सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर भी न्यायालय संज्ञान लेकर के और अपनी प्रोसीडिंग्स विचारणा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जब संपत्ति के मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने के बारे में आप बताया। अब इसके बाद में मुख्य वन संरक्षक, इसके जो अपील अधिकारी है, वह अपील प्राप्त होने पर किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे और क्या प्रोसीजर है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।